हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के लिए जितनी भी चीजें हमें आनी चाहिए, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले और लॉज और मेथड्स हमें पता होने चाहिए, वो ऑलरेडी हम लोग लॉज ऑफ मोशन के यहाँ तक के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन पे बेस्ड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, जैसे एक बॉडी ये है, ठीक है, एक ये है, मान लो कोई सरफेस है या बॉडी है, एक ए है एक बी है, ठीक, और बॉडी बी जो है वो ए के ऊपर स्लाइड कर रही है और ए और बी में एक रिलेटिव वेलोसिटी है, मान लो v, ठीक। तो जब भी दो बॉडीज अभी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है ना, तो जब दो बॉडीज के सरफेसेस कांटेक्ट में हो और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हो, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो ये बॉडी है और ये इकट्ठी ऐसे जा रही है सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में, तब तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं, तब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। अब मान लो जैसे नीचे वाली बॉडी ए रेस्ट पर है और उसके ऊपर बी चल रही है, सो देन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। तब जो है इस सरफेस पे, ये जो इनका सरफेस है कांटेक्ट में, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी जो दोनों बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है, तो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इस पे फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। समझ में आई बात? तो ये बॉडी इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रही है। अभी हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हमें फ्रिक्शन को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स which opposes the relative motion between two bodies. It is a force which opposes the relative motion between two bodies. दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स रिलेटिव मोशन अपोज करे उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, थोड़ा सा आप डिटेल में चलें जरा, इसके हम लोग जरा माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्यों है? हाँ ठीक है, फ्रिक्शन होता है जो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है फोर्स, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि फ्रिक्शन होता क्यों है? बच्चों, फ्रिक्शन क्यों होता है? जैसे कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बट मॉलिक्यूल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स, सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब अगर तुम किसी भी बॉडी के सरफेस को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देखो, मतलब जूम इन करके देखो, एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से अगर हम किसी भी बॉडी के सरफेस को देखें, तो नॉर्मली सरफेस जितना स्मूथ दिखाई देता है, जैसे ये सरफेस देखो, ये क्या है? ये बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ है, एकदम फ्लैट है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि जो सरफेस स्मूथ दिखाई देता है उसमें भी इरेगुलरिटीज हैं। जैसे अगर ये सरफेस है तो इसको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू इसका लें, माइक्रोस्कोपिक व्यू लें, तो ये इस तरीके का होगा, स्मूथ नहीं होगा, इसमें ऐसी इरेगुलरिटीज होंगी। और इसके ऊपर जो बॉडी रखी है, थोड़ी सी इरेगुलरिटीज और बना लें अच्छे से तो हमें डायग्राम समझ में आएगा। इसके ऊपर जो दूसरी बॉडी रखी है, ये बॉडी
में भी इरेगुलरिटीज है ना, वो हमको ये दिखाई दे रही है। अब जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में आती हैं बच्चों, तो जितनी ये स्मूथ थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ एक एक पॉइंट इसके सरफेस का इसके सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, टच हो रहा है, ऐसा नहीं है सच में, है ना। अगर मैं बात करूं, अगर इन्हीं को मैं ऐसे दिखा रहा हूं नेकेड आई से, जैसे हमने दो बॉडीज देखा बिल्कुल फ्लैट सरफेस और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसी रखी हुई दिखाई देती है, बट इसी को अगर मैंने इसी पार्ट को जूम इन करके आपको दिखाया तो ये पार्ट बना ऐसा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है वो ये है, बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है। अब हमें तो यहां पर देखकर क्या लग रहा था, हमें यहां पर ये लग रहा था देख के कि ये पूरा का पूरा पार्ट इनका सरफेस का आपस में क्या है, कांटेक्ट में है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। ये देखो इतना हिस्सा कांटेक्ट में है, इतना कांटेक्ट में, इतना कांटेक्ट में, इतना कांटेक्ट में, इतना कांटेक्ट में। ये वाला पार्ट जो हमें मैक्रोस्कोपिक उसमें दिखाई देता था कि कांटेक्ट में है, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, एटॉमिक लेवल पे देखें तो वो पार्ट तो कांटेक्ट में है ही नहीं। तो जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट से, इसको एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट हम बोलेंगे, देखने में ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट में बट नहीं है। तो जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट से बहुत कम है। अब इसके कुछ पार्ट ऐसे हैं दोनों के, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, जहां पर बॉडीज बहुत ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। अब यहां पर क्या है कि इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं और उनमें बन जाते हैं बॉन्ड्स। अब उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा अगर आपको इस बॉडी को इसके ऊपर खिसकाना है, स्लाइड करना है, ठीक है। तो जब आप इसको धक्का मारते हो तो जिनमें बॉन्ड्स ये ऑलरेडी बन चुके हैं तो उन बॉन्ड्स को आपको तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए क्या करना होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर खिसकाने के लिए। तो क्या होगा, यही तो है कि अगर फ्रिक्शन का मतलब क्या, हम बोल रहे हैं कि जो अपोज कर रही है, अब उस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। तो अगर मुझे इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए धक्का मारना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली एक फोर्स यहां पर एक्ट कर रही है जो इसको नहीं पुश होने देना चाह रही, यानी कि इसके जो हम इसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपोज कर रही है। समझ में आई बात? तो इसलिए फ्रिक्शन एक्ट करता है, इसको हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही समझना पड़ता है। अब इनके बीच में बॉन्ड बनता क्यों है? इनके बीच में बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो जब ये इतने पास पास होते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू दोस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। उसकी वजह से इनमें बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, अगर इसको इसके ऊपर खिसकाना है तो वर्क करना पड़ेगा। यह फ्रिक्शन का कारण है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक अब जैसे हमने यहां पर देखा कि एरिया ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो पूरा कांटेक्ट में था उतना तो कांटेक्ट में नहीं है, बीच बीच में से पार्ट्स कांटेक्ट में है। तो ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू दिस माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर। जैसे ये एक सरफेस पे एक बॉडी रखी है, तो ये सरफेस इस बॉडी को जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाए, है ना, क्योंकि इरेगुलरिटीज है बहुत ज्यादा, तो हमें नहीं पता किस तरफ लगाएगा। तो मान लो इस सरफेस ने इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, मान लो F, ठीक है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इस वर्टिकल वाले कंपोनेंट को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है, हमने पिछले वाले पूरे लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि बॉडी जो है mg वेट नीचे लगाती है और सरफेस उसको ऊपर की तरफ
वापस रिएक्शन देता है, लेकिन हमने रीजन नहीं पढ़ा कि क्यों देता है। तो रीजन उसका क्या है बच्चों, ये जो आपको मैंने अभी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बताई, इसकी वजह से ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं, जो होती है किसी भी एंगल पे। अगर हम उस कांटेक्ट फोर्स को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लें, एक तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक पैरेलल टू द सरफेस, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं अब तक, और ये होती है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है सरफेस, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मुझे इसको इधर खिसकाना है ना, इस पे इस तरफ ये लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, ये माइक्रोस्कोपिक ये लेवल पे लग रही है, तो अगर इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है और मुझे इसको इधर पुश करना है, तो ऑब्वियसली मुझे इस पे इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी और मेरे को फीलिंग आएगी कोई वापस मुझे धक्का दे रहा है, मेरे लिए उसको पुश करना मुश्किल हो रहा है। ठीक, अच्छा सवाल क्या है, सवाल यह है कि अगर इस सरफेस पर पड़े पड़े ही ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अगर इस सरफेस ये बॉडी रखी हुई है इस सरफेस पे, है ना, और तब भी इस पे इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, हमें तो नहीं पता ना अभी ये अपोजिंग फोर्स है, भाई हमने बोला कि ऐसे एक फोर्स लग रही है, उसके दो हमने कंपोनेंट्स कर लिए, इसके बारे में तो हमें पता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन है जो वेट को कर देता है बैलेंस। बची फोर्स ये, इस पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, तो इस बॉडी को तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाना चाहिए। तो कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे रखी कैसे रहती है आराम से, इस बॉडी को तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाना चाहिए। भाई यही तो कहता है न्यूटन का लॉ कि इस पे एक अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स है, इस फोर्स को तो कैंसिल करती हुई कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो फिर ये एक्सेलरेट क्यों नहीं करती, है ना, क्वेश्चन यही है, वरना तो लॉ गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, जरा फ्रिक्शन के नेचर को हम, अभी तो हमने माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि भाई फ्रिक्शन लगता क्यों है, अब हम लोग ये डिस्कस करें कि फ्रिक्शन कब लगता है, कितना लगता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है और किस डायरेक्शन में लगता है, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हम जरा डिस्कस कर लें। देखो बच्चों, फ्रिक्शन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, आपको याद होगा यही टर्म मैंने यूज की थी नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी और यही टर्म मैंने यूज करी थी टेंशन के लिए भी। अब जरा आप ध्यान से देखना हो क्या रहा है, ये बॉडी है रेस्ट पे, ठीक है, ये सरफेस पे एक बॉडी रखी है रेस्ट पे, हैवी बॉडी है, अच्छी खासी बॉडी है। तो हमने ऐसा देखा कि जब हमने इसको पुश किया, सपोज फोर्स F लगा के, ऐसा होता है जनरली, आप आसानी से समझ सकते हो इस बात को कि जैसे कोई हैवी बॉक्स रखा है फ्लोर के ऊपर और आप उसको आके धक्का मारो, अगर आप उसको धक्का मारते हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसे हल्का सा पुश करते ही वो चल पड़े, अगर हल्का होगा तो चल पड़ेगा, लेकिन भारी बॉक्स है तो आपको पता है कि आपको एक मिनिमम एफर्ट चाहिए, उससे कम एफर्ट में वो स्लाइड नहीं करेगा फ्लोर के ऊपर। आप उसको पूरा धक्का मारोगे ना, अगर आप उसको हल्का सा ऐसे करोगे तो वो नहीं जाएगा, और थोड़ा आपने एफर्ट बढ़ाया तो भी नहीं जा रहा, और आपने एफर्ट बढ़ाया तो भी नहीं जा रहा। तो आपको पता है कि एक मिनिमम एफर्ट चाहिए, तब जाके वो स्लाइड करेगा सरफेस के ऊपर, उससे कम में वो स्लाइड नहीं करेगा। ये होता है। तो क्या होता है बच्चों कि अगर, जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग ही रही हो हमेशा, फ्रिक्शनल फोर्स को अभी हम उसको नाम ना दें, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि मान लो सरफेस इस पे इस डायरेक्शन में एक कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है जिसके हमने दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक वर्टिकल में N और एक हॉरिजॉन्टल में F। तो N ने तो mg को बैलेंस कर दिया,
सारी फोर्सेस अगर मैं लगाऊं इस बॉडी पे तो एन ने तो एमजी को बैलेंस कर दिया, तो एफ की वजह से ये एक्सेलरेट क्यों नहीं करता? तो उसका आंसर ये है बच्चों कि ये फोर्स तब तक लगती ही नहीं है जब तक हम बॉडी को उस फ्लोर पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्प्लेस करने की कोशिश ना करें। जैसे बॉक्स रखा है ना, हम उसको टच नहीं कर रहे, हम उसको धक्का नहीं मार रहे, तो अगर हम उसको बाहर से एक्सटर्नली कोई भी फोर्स लगाकर पुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो उस ब्लॉक पे फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। जैसे ही आपने उसको पुश करने की कोशिश करी, मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगा के यहां से मैंने इसको पुश करने की कोशिश करी, मैंने F इक्वल टू 1 न्यूटन लगाया सपोज, और तब भी ये ब्लॉक मूव नहीं करा, इसका मतलब है कोई इसको रोक रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है। तो मैंने तो लगाया 1 न्यूटन, तो तभी फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने लगा, 1 न्यूटन। अब सपोज मैंने इसको कर दिया बढ़ा के 2 न्यूटन, तब भी बॉक्स मूव नहीं करा, यानी फ्रिक्शन ने भी अपने आप को क्या कर लिया, 2 न्यूटन। ये मतलब है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का, ये अपने आप को खुद एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स बढ़ी तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ी। सपोज मैंने इसको कर दिया 3 न्यूटन, ब्लॉक तब भी मूव नहीं करा, भारी है ना भाई, तो फ्रिक्शन ने भी मतलब अपने आप को क्या कर लिया, 3 न्यूटन। क्योंकि न्यूटन का लॉ तो यही कहता है ना कि भाई अगर तुम एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। फोर्स चाहे तुम 0.00001 न्यूटन लगा रहे हो तो F इक्वल टू एम ए के अकॉर्डिंग ए तुम निकाल सकते हो, बॉडी को एक्सेलरेट करना चाहिए। लेकिन डेली लाइफ में क्या हो रहा है कि एक मिनिमम एफर्ट चाहिए ना, एक बॉडी को पुश करते हो तो उसको उस फ्लोर पे मूव कराने के लिए एक मिनिमम एफर्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे टच करते ही वो चल पड़ती है। तो उसका कारण है फ्रिक्शन के सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होना। तुमने इसको कर दिया 4 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी हो गया 4 न्यूटन, तुमने इसको कर दिया 5 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी हो गया 5 न्यूटन। तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी, स्लाइड नहीं करेगी इस सरफेस पे। जैसे ही तुमने फोर्स को 5 न्यूटन से हल्का सा भी ज्यादा किया, सपोज जैसे ही तुमने फोर्स को 5 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा किया, बॉडी स्लाइड करने लगी। इसका मतलब क्या है, हर एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। नॉर्मल रिएक्शन के केस में भी मैंने आपको बताया था, टेंशन के केस में भी बताया था। अगर आप किसी भी रोप से कितनी भी हैवी बॉडी हैंग कर दो तो ऐसा नहीं है कि रोप हर बार झेल लेगी। आपने पहले लाइट बॉडी हैंग करी रोप से तो mg नीचे लगा, टेंशन ऊपर लगा, सब सिस्टम रेस्ट पे है तो T इक्वल टू mg हुआ। फिर आपने m बढ़ाया तो नीचे की तरफ mg बढ़ा, तब भी रोप पे अगर आपने एक हल्की बॉडी लटक रही है उसको हटा के थोड़ी भारी बॉडी लगाई तब भी तो रोप झेल लेती है। तो T इक्वल टू mg वाली इक्वेशन तो हमेशा ही वैलिड रहेगी ना। तो अगर आप m बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली T बढ़ रहा है। सो टेंशन इज ऑल्सो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। लेकिन इसको हैवी करते 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 एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये रोप टूट जाएगा। यानी टेंशन अपने आप को जो हैंगिंग वेट है उसके अकॉर्डिंग बढ़ा तो सकता है, लेकिन तब उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है वो। ऐसे ही अगर तुम एक सरफेस पे कुछ भी रखते जाओ, वेट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो पहले mg था, फिर 2 mg हो गया, 3 mg, 4 mg, 5 mg, एक के ऊपर एक हम बॉडी रखते गए तो भी वो टेबल जो है बेचारा सपोर्ट कर रहा है। पहले तो वो mg को सपोर्ट कर रहा था तो n इक्वल टू mg था, फिर एक और m रख दिया तुमने तो n इक्वल टू 2 mg हो गया, तो n बढ़ा ना। तो वो अपने आप को बढ़ाता 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 तुम कितना भी वेट रखते जाओ टेबल के सरफेस पे, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि टेबल का सरफेस टूट जाएगा। यानी कि n भी अपने आप को बढ़ाता जाता है लेकिन एक लिमिट तक। सेम इज द केस विद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी अपने आप को अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग बढ़ाता जाता है बढ़ाता जाता है बढ़ाता जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे ही मान लो हमारे एग्जाम्पल में मान लो वो लिमिट है 5 न्यूटन, जैसे ही हमने 5 से ज्यादा करी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ही हमने 5 से ज्यादा करी ये बॉडी चल पड़ी सरफेस पे, स्लाइड करने लगी मतलब सरफेस के ऊपर। ठीक है, कितनी नेट फोर्स है, मान लो मैंने इसको कर दिया 5.1 न्यूटन, बट अब ये फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा नहीं सकता ना, ये तो 5 न्यूटन ही रहेगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है।
ये बोलता है कि भैया 5 न्यूटन से ज्यादा मैं नहीं कर सकता अपने आप को, तो तुमने इसको किया 5.1 न्यूटन और 5.1 इधर 5 इधर, तो नेट फोर्स हो गई 5.1 माइनस 5 0.1 न्यूटन और इसका मास है m, तो एक्सेलरेशन होगी F इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग नेट फोर्स बाय मास 0.1 बाय m की जो भी वैल्यू है इतनी एक्सेलरेशन से ये स्लाइड करने लगेगा इस सरफेस के ऊपर। ठीक, सो लेकिन जब तक फोर्स हमारी 5 न्यूटन तक थी तब तक तो ये बॉडी रेस्ट पे थी, तो तब तक जो फ्रिक्शन एक्ट करता है बच्चों, जब तक बॉडी रेस्ट पे रहे उसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की एक फिक्स वैल्यू नहीं है। अभी हमने देखा ना, 0 से लेकर 5 न्यूटन तक सारे ही स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि 2 न्यूटन लग रही है एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन है, तब भी बॉडी रेस्ट पे। 2.1 कर दिया एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन हो गया 2.1 न्यूटन, तब भी बॉडी रेस्ट पे। तो 0 से लेकर 5 न्यूटन तक सारी वैल्यूज हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, एक पूरी रेंज होती है। 0 से 5 न्यूटन तक सारी ही वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, क्योंकि जब भी बॉडी रेस्ट पे है तब उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 0 से 5 न्यूटन तक सभी स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो फिर हम निकालें क्या? 5 न्यूटन यहां पर क्या है बच्चों? 5 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अपने आप को एडजस्ट करते करते बढ़ाते बढ़ाते फ्रिक्शन अपने आप को हमारे एग्जांपल में 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं बढ़ा पाता। सो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। Limiting friction. Limiting friction is the maximum value of static friction. Limiting friction is the maximum value of static friction, जो हमारे एग्जाम्पल में है 5 न्यूटन। और ऐसा देखा गया बच्चों, अभी इसका कारण भी तुमको बताएंगे, ऐसा देखा गया बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस, फ्रिक्शन को हम लोग ना स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पूरे सीरीज में, ज्यादातर बुक्स में, क्योंकि स्मॉल एफ से ही है तो फ्रिक्शन को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के। एन क्या है? एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और तुमको मालूम है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, एफएस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफएस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इज कॉल्ड coefficient of static friction. Coefficient of static friction. Coefficient of static friction, mu s. So this, अभी mu s के बारे में बात करेंगे भाई, किस क्या है, किन किन नेचर्स पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सो दिस mu s into n, mu s into n, एन तो आपको पता है mg के बराबर होगा इफ देयर इज नो वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉडी स्लाइड करती हुई जा रही है सरफेस के ऊपर, तो n मस्ट बी इक्वल टू mg। तो म्यू एस इंटू एन, दिस वैल्यू, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बट फॉर अ गिवन सिचुएशन दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू इफ n इज फिक्स्ड। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी तो एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक होती है। तो ये कौन सी वाली वैल्यू है? ये है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू।
जब भी हम इस फॉर्मूले से ये निकालते हैं, दिस ऑलवेज गिव्स यू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आपको हमेशा क्या देता है बच्चों? ये आपको हमेशा देता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट? दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट जरूरी नहीं है फ्रिक्शन यही हो हमेशा। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। अगर बॉडी पे अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रही है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शन इससे कम भी हो सकता है ना। 3 न्यूटन, हमारे एग्जांपल में 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। अगर ये आपको हमारे एग्जांपल में इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा 5 न्यूटन। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात? ओके, सो फ्रिक्शन का ये जो कोएफिशिएंट है म्यू एस, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? अगर मेरे को पता चले कि म्यू एस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो फिर फ्रिक्शन भी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि एन तो कांस्टेंट यहां पे हमने कर दिया। एज लॉन्ग एज एन इज कांस्टेंट, जो कि हम लोग मानेंगे कि कांस्टेंट है, म्यू एस जो है वो डिपेंड करता है कि जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उनका नेचर क्या है। लिख देता हूं मैं, mu s depends upon nature of the surfaces in contact. Nature of surfaces in contact. If the surfaces are smooth, mu s is less, hence friction is less, and उल्टा भी ट्रू है। if the surfaces are rough, then mu s will be more and friction will be more। देखो, रफ सरफेस पे आपको पता है, अगर बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो, चिकना सरफेस हो, उस पे हम लोग जल्दी फिसलते हैं। रफ सरफेस पे हम लोग नहीं फिसलते हैं। उसका सिंपल रीजन है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो स्मूथ सरफेसेस के लिए कम होता है और रफ सरफेसेस के लिए ज्यादा होता है। तो म्यू एस के कम होने से फ्रिक्शन कम हो जाता है स्मूथ सरफेस पे, तो हम लोग स्लिप कर जाते हैं। कोई रोकने वाली फोर्स नहीं होती ना, कम हो जाता है तो हम लोग स्लिप कर जाते हैं। और अगर रफ सरफेस हो तो म्यू एस ज्यादा होता है, तो हम लोग रफ सरफेसेस पे स्लिप नहीं करते, आराम से चल पाते हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है बच्चों ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेसेस, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेसेस। सरफेसेस जिस मटेरियल से बने हैं, जैसे मान लो किसी एक मटेरियल के सरफेसेस कांटेक्ट में, मान लो कॉपर के साथ कांटेक्ट में है, कॉपर स्टील के साथ कांटेक्ट में है, उतनी ही स्मूथनेस से हमने एल्यूमिनियम और आयरन को कांटेक्ट में डाल दिया। दोनों की स्मूथनेस जो है सरफेसेस की सेम है, फिर भी दोनों में फ्रिक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि सिर्फ डिग्री ऑफ स्मूथनेस या रफनेस पे ही डिपेंड नहीं करता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू एस and hence Fs is independent of area of contact। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, आप उसको इस तरीके से रखते हो और एक इस सरफेस पे चलाते हो, या फिर आप उसको ऐसे रखकर इस सरफेस पे चलाते हो, दोनों ही केस में फ्रिक्शन रहेगा सेम। स्मूथनेस चेंज हुई नहीं, नेचर ऑफ सरफेसेस चेंज हुए नहीं, मतलब मटेरियल तो वही रहा ना, हमने इसको ऐसे गिरा दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हमारी चल रही है, क्या यहां पर कहीं पर भी एरिया आया? नहीं आया। तो फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, डिपेंड करता है इन दो चीजों पे। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम देखें कि अगर, चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले इसका।
क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो एक दो छोटे मोटे जितना हमने पढ़ा है अभी तक उसके बेसिस पे। जैसे मान लो एक बॉडी है और ये बॉडी जो है, इस बॉडी का मास हम लोग ले लें सपोज 5 kg है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज 0.1। ठीक, अब इस बॉडी पे, इस बॉडी को हमने कितनी भी फोर्स लगा के, मान लो मैंने इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको पुश किया। ठीक, तो सवाल ये है कि क्या ये मूव करेगी, और अगर ये मूव करेगी तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, फाइंड वेदर द बॉडी विल मूव ऑन दिस सरफेस, मतलब स्लाइड ऑन दिस सरफेस और नॉट, एंड इफ इट डज स्लाइड ऑन द सरफेस व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, सो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज म्यू एस इंटू एन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू एन। तो देखो म्यू एस क्या है 0.1, एन क्या है, अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे क्या क्या फोर्सेस हैं, एक तो इस पे एन है, एक इस पे mg है, एक इस पे इस तरफ 10 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन होगा इस तरफ। ठीक, सो मैक्सिमम वैल्यू, देखो देयर इज नो वर्टिकल मोशन, सो n इज इक्वल टू mg, तो n की जगह mg लिखा जा सकता है, m है 5, g को मान लेते हैं 10, तो 5 इंटू 10, 0.1 into 10 is 1, so it is 5 Newton. Maximum value of the static friction is 5 Newton, और हम लोग कितना लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा, यानी कि ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी विद एक्सेलरेशन a। तो वो एक्सेलरेशन क्या होगी, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी इक्वेशन बना लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ये फोर्स ज्यादा है ये कम है, तो नेट फोर्स इज 10 - 5 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5/5। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। सो एक क्वेश्चन और करें। देखो जैसे मान लो ये सरफेस पे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक और ब्लॉक है। अभी ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाले पे अलग से वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपको और बहुत ज्यादा डिटेल में मैं समझा सकूं इस कॉन्सेप्ट को और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा सकूं, लेकिन सब में जो चीज रहेगी वो कॉमन रहेगी, उसको थोड़ा सा हम लोग यहां पर डिस्कस कर लें। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो मैं इस ब्लॉक को F फोर्स से खींचूं, नीचे वाले ब्लॉक को अगर मैं खींचता हूं, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। अगर देखो ये एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है ना, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है। अब मैं क्या करता हूं, ये सरफेस पे मैं नीचे वाले को खींचता हूं, ऊपर वाला साथ आ रहा है। अगर ये सरफेस है मान लो, इस पे मैं खींचता हूं नीचे वाले को, तो ऊपर वाला साथ आ रहा है। सवाल है कि ऊपर वाला साथ क्यों आ रहा है, हमने तो ऊपर वाले पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने तो नीचे वाले पे लगाई है, तो ऊपर वाला इस तरफ एक्सेलरेट क्यों हुआ। अगर मैं नीचे वाले पे फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऊपर वाला जो है वो भी इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे कि अगर मैंने इसको, अब डायग्राम में आ जाओ, इसको मैंने इस तरफ खींचा F फोर्स से, ये पूरा सिस्टम इधर F फोर्स से, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, मान लो ये m है और ये स्मॉल m है, तो एक्सेलरेशन क्या हुई ओवरऑल, अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान लूं तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो F है, इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है पूरे सिस्टम पे वो F है, मास इसका है m+m, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज दिस, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज दिस। तो इसी एक्सेलरेशन से ये भी आगे जा रहा है, ये पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन है ना, ये बॉडी भी इससे आगे जा रही है और ये भी इससे आगे जा रही है, तो इसी एक्सेलरेशन से ये भी आगे जा रहा है। अब सवाल है कि ये क्यों जा रहा है, फोर्स तो इस पे लगी है। अब सोचो, जब होता क्या, अगर मान लो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ होते, तो एक्चुअली में क्या होता कि जब मैं नीचे वाले ब्लॉक को खींचता
तो ऊपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ स्लाइड करता है ना, रिलेटिवली। आप बोलोगे नहीं ये तो अपनी जगह पे रहा, इसको आपने खींचा तो ये नीचे आ गया। रिलेटिवली आपने ग्राउंड के फ्रेम से नहीं देखना बच्चों। फ्रिक्शन का क्या मतलब है, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। आप सोचो आप इस पे हो तो ये ब्लॉक आगे जा रहा तो आपके रिस्पेक्ट में तो ये पीछे जा रहा है ना, लेकिन वो तब जब अगर इनके बीच में फ्रिक्शन ना होता या फिर बहुत कम होता। लेकिन यहां पे हमें यह चीज समझ में आ रही है कि ये मतलब उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, मतलब ये पीछे नहीं जा रहा विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, ये पीछे नहीं जा रहा। यहां पे देखो क्या लिखा है, फ्रिक्शन विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, जो इनके रिलेटिव मोशन है, चाहे ऊपर वाला रेस्ट पे है लेकिन वो ग्राउंड के फ्रेम से रेस्ट पे है, इसके फ्रेम से रेस्ट पे नहीं है। अगर नीचे वाला जाएगा तो ऊपर वाला पीछे जा रहा है फर्स्ट सिचुएशन में जब फ्रिक्शन नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में जब दोनों एक साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका पीछे खिसकना रोका गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, जो ये पीछे खिसकना चाह रहा था उसे रोका गया है। यानी अगर इसको इधर जाने से रोका गया है तो फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा होगा। फ्रिक्शन हमेशा उस तरफ लगेगा जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। रिलेटिव टू दिस ब्लॉक दिस ट्राइज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, लेकिन ये नहीं जा रहा, इसको खींचा तो इसके साथ ही चल पड़ा। इसका मतलब है फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा है। किस तरफ? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अब यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए। अभी मैंने एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा खींचा तो मैंने यही पूछा ना कि ऊपर वाला क्यों जा रहा है, तो ऊपर वाला क्यों जा रहा है। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, जिस तरफ कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है उस तरफ जो नेट फोर्स है वही उसके एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर अकेले इसके फ्री बॉडी डायग्राम को कंसिडर करें तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, mg इधर है, और ये ब्लॉक इसको जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वो ऊपर है, और एक्सेलरेशन इधर है। इसके अलावा कोई और फोर्स तो नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्सेलरेट होने के लिए। अब वो मिसकंसेप्शन होती है बच्चों को बहुत बार कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। कहां अपोज किया? इस केस में तो इस बॉडी के मोशन में फ्रिक्शन ने हेल्प किया। आप ट्रेन में जा रहे हो, आप ऐसे सीट पे बैठ गए, आपने साथ में सूटकेस रख दिया। अब आपने कभी सोचा है कि भाई ट्रेन आगे जा रही है, सूटकेस पीछे क्यों नहीं जाता? भाई सूटकेस ऐसे रखा है, ट्रेन आगे जा रही है, सूटकेस को पीछे जाना चाहिए। लेकिन आप बहुत कॉमनली ले रहे हो कि हाँ यार आगे ही तो जाएगा। नहीं, सूटकेस को पीछे खिसकने से कौन रोक रहा है? सूटकेस को पीछे खिसकने से रोक रहा है फ्रिक्शन। और अगर ट्रेन किसी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है तो सूटकेस भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। सूटकेस पे कौन फोर्स लगा रहा है जो उसको ए एक्सेलरेशन से आगे ले जा पा रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज नहीं करता है मोशन को, ये मोशन में हेल्प भी करता है। ये एक्सेलरेशन में देखो इस ब्लॉक की हेल्प कर रहा है। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाले कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी तो हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन बनाने वाले थे, उसको हम बनाएं। मान लो कितना ये 10 kg है, ये है मान लो आपका 6 kg, और यहां पे आपके 32 न्यूटन की फोर्स से इसको हमने खींचा। ठीक, तो फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऊपर वाला ब्लॉक। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अगर ये इसके साथ जा रहा है तो ये हमें गिवन है कि ये इसके साथ जा रहा है। ठीक है, ओके। सो पहले तो इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास 10 + 6, 32/16 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ इस पे यही फोर्स है F, और नीचे है mg, उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, ऊपर है n, और एक्सेलरेशन है इधर। सो दिस F शुड बी इक्वल टू ma। इसका मास है 6, एक्सेलरेशन है 2, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज 12 न्यूटन। अगर ये इसके साथ आगे जा रहा है जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था। ओके, मान लो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में दिया है कि मान लो ये स्लिप कर रहा है,
ये पीछे स्लिप कर रहा है, तो इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में क्या कह सकते हो, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है, उसकी रेंज क्या हो सकती है। मान लो ये स्लिप कर रहा है, देखो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, म्यू एस हमें पता नहीं है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज mg, m इज 6 इंटू 10 यानी कि 60 म्यू एस, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। और जो भी हमारा फ्रिक्शन लग रहा है Fs मान लो, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, ये तो मैक्सिमम है ना, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और जो भी फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या होगा, इससे कम होगा, वो क्या होगा, इससे कम होगा, है ना। समझ में आई बात, ठीक है। सो Fs शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू 60, ओके। और लग कितना रहा है, लग रहा है 12, भाई सिचुएशन तो वही है ना कि ऐसे आगे जा रहा है बट अभी ये स्लिप कर रहा है, तो लग कितना रहा है 12, तो 12 लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू 60 विच विल गिव अस म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू 12/60 यानी कि 1/5 यानी 0.2। तो म्यू एस शुड बी कम से कम, म्यू एस ऐसी सिचुएशन के लिए कम से कम कितना होगा, 0.2, 0.2 से ज्यादा ही होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर एक बॉडी, ये तो हो गई रेस्ट की सिचुएशन, अब आप देखो कि एक बॉडी जो है वो चल पड़ी है दूसरी बॉडी के ऊपर, एक बॉडी जो है वो अब स्लाइड करने लगी है, तब क्या होता है, मतलब अगर दो बॉडीज एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर रिलेटिवली स्लाइड कर रही हो, तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है बॉडी पे, उसका नाम क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंड सो ऑन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक और तरह के फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों, अभी तक हमने देखा कि अगर एक बॉडी एक सरफेस पे रखी हुई है और रेस्ट पे है, और हम उसको धक्का मार के चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं चल रही, तो जो उस पर फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। हमने 1 न्यूटन करा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो गया, हमने 2 न्यूटन कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गया। तो जब तक बॉडी रेस्ट पर है तब तक जो फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जो सेल्फ एडजस्टिंग है, जो अपने आप को बढ़ा सकता है अप्लाइड फोर्स के साथ एक मैक्सिमम वैल्यू तक, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे हमारे एग्जांपल में स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी 5 न्यूटन, अब मान लो मैंने 5 न्यूटन से हल्की सी ज्यादा फोर्स लगाई, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी मूव करने लगेगी। और जब बॉडी सरफेस पे एक्चुअली मूव करने लग रही है तो क्या हुआ, क्या सरफेस तब खत्म हो गया, नहीं। जब बॉडी एक्चुअली मूव कर रही है एक सरफेस के ऊपर, तब जो उस पर फ्रिक्शन एक्ट करता है बच्चों, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने क्या बोला था कि जब भी बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तब फ्रिक्शन आता है। तो अगर वो रिलेटिव मोशन के लिए ट्राई कर रही हैं और मोशन हो नहीं रहा है, मतलब हम लोग पुश तो कर रहे हैं उसको फोर्स लगा के, लेकिन बॉडीज के बीच में, दोनों सरफेसेस के बीच में देयर इज नो एक्चुअल रिलेटिव मोशन, यानी कि उस रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट कौन कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाई, तब क्या होगा बच्चों, तब तो बॉडी एक्चुअली मूव करने लगेगी, यानी दोनों बॉडीज के बीच में, ए और बी के बीच में क्या होने लगेगा, रिलेटिव मोशन होने लगेगा। और जब मूव करने लगती हैं, जब एक्चुअली में रिलेटिव मोशन होने लगता है, तब जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन which acts on the bodies when there is actual relative motion between them, रिलेटिव मोशन ना कि मोशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी ए है
और इस ए के ऊपर है बी, और इसको हमने खींचा, मान लो ये सरफेस है स्मूथ और ये वाला सरफेस है रफ। अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया बिल्कुल ऐसा ही, हमने इसको खींचा यहां से एफ फोर्स लगा के, तो ये सरफेस तो स्मूथ है। अब जब हमने इसको एफ फोर्स लगा के खींचा तो ये पूरा सिस्टम उस तरफ चला। अब ये सरफेस तो स्मूथ है तो यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसको कौन चला रहा है? इसको चला रहा है फ्रिक्शन। बट ग्राउंड लेवल से अगर आप देखोगे, ग्राउंड के रेफरेंस लेवल से, रेफरेंस फ्रेम से अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि बी चल रहा है। तो बी चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि अब वहां पे बी जिस सरफेस पे है वहां काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। नहीं, ए और बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन तो नहीं है। बी जिस सरफेस पे मूव कर रहा है आपको उस सरफेस पे खड़े होकर चेक करना है। आप यहां आ जाओ तब आपको पता चलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू ए बी मूव कर रहा है या नहीं। क्या विद रिस्पेक्ट टू ए बी मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा ना, ए के साथ साथ ही बी जा रहा है। ए और बी के बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। सो नाउ देयर इज नो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए और बी, देयर इज ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन। बट जब मैंने इसको यहां खींचा और ये खिसक गया, अब ये जब मैंने इसको नीचे से खींचा और बी पीछे खिसक गया, तो अब ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन है ना। तब इस बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और ए पे भी लगेगा ए के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ब्लॉक ऑन ब्लॉक के मैंने बोला था हम लोग डायग्राम्स की बात करेंगे आगे तो समझेंगे इस बात को। बट अभी जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली हैं वो ये कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है तब जब बॉडीज मोशन में आ जाती हैं, यानी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो दोनों बॉडीज के बीच का जो सरफेस है वहां फ्रिक्शन एक्ट करता है दोनों बॉडीज के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये इधर स्लिप करेगी तो इस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा इधर काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये किधर जा रही है इधर, तो इस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस तरफ। देखो फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर बॉडी ए बी पे लेफ्ट में फ्रिक्शन लगा रही है तो बी ए पे राइट में फ्रिक्शन लगाएगी। एक्शन और रिएक्शन पेयर्स की तरह, नॉर्मल रिएक्शन की तरह, ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेगा। सो just like static friction, kinetic friction is also directly proportional to the normal reaction। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ के से, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, जैसे वहां पर म्यू आया था यहां पर भी म्यू आएगा, बट वहां पर मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हमने उसको म्यू एस लिखा था, यहां पे हम उसको म्यू के लिखेंगे, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था? डिग्री ऑफ रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सर्फेसेस, एंड नंबर 2 नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सर्फेसेस। ये भी उन्हीं दोनों पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सेम है, वहां लिखा हुआ है, यहां दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए एक्स्ट्रा हमें याद रखनी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, उसमें क्या लिखा था? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। वो भी इसके लिए ट्रू है। वो सारी बातें जो उसके लिए पड़ी वो इसके लिए ट्रू है। एक बात एक्स्ट्रा आप इसके लिए याद रखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी between the bodies, जो इन दोनों के बीच में बॉडीज सेम है, सरफेसेस की स्मूथनेस भी सेम है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही हैं विद मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी, या 10 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी, या 100 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी, हर केस में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सेम रहेगा, और सिर्फ इनके बीच में जो
ये सरफेसेस हैं कितने रफ है स्मूथ है इस पे डिपेंड करेगा, और इन दोनों का नेचर क्या है इस पे डिपेंड करेगा। यही बॉडी उठा के अगर ऐसे रख दें तो भी सेम रहेगा, है ना, समझ में आ गई ना आपको बात। डिग्री ऑफ रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर यही ब्लॉक सपोज स्टील का है, उठा के कॉपर का रख दूंगा तब चेंज होगा। बिल्कुल आइडेंटिकल ब्लॉक रख दूंगा स्टील की बजाय कॉपर का उठा के तब चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा। तो जिसपे ये डिपेंड करेगा उस पे भी ये डिपेंड करेगा, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। वर्टिकल मोशन नहीं है तो n इक्वल टू mg होगा, नॉट ऑलवेज। अगर फोर्स में भी कोई वर्टिकल कंपोनेंट है तो n इक्वल टू mg नहीं होगा, n इक्वल टू mg प्लस उस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे ऐड होगा, अभी एग्जांपल देता हूं, उसके बराबर होगा। बट n कुछ भी आए, ये उस पर्टिकुलर केस के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो जिस पे ये डिपेंड करेगा उसी पे ये डिपेंड करेगा। बट अगर बहुत ही कोई एक्सट्रीम केस हो, ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे जहां पर n चेंज हो रहा हो, तब ये चेंज हो सकता है। बट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, आगे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स के लिए ये हमारे लिए फिलहाल कांस्टेंट है। तो जिस पे ये डिपेंड करेगा उसी पे ये भी डिपेंड करेगा। सो kinetic friction depends upon the degree of smoothness or roughness of the surfaces, nature of material of the surface, and it is independent of area of contact and independent of the relative velocity between the bodies. ठीक है, समझ में आई आपको बात? ओके, अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो ये कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए अगर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन खुद भी स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। इसका मतलब यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होने, जब हम लोग बोलते हैं कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा तो हमारा मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से। सो वी शुड से दैट काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज म्यू एस हम लोग कब यूज करते हैं? म्यू एस हम तभी यूज करते हैं ना जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो ठीक है, क्यों कम होता है ये, क्यों कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से? काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से इसलिए कम होता है बच्चों, आपको रीजन क्या बताया था फ्रिक्शन का, कि ये दोनों के सरफेसेस जो हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो कांटेक्ट में हैं आपस में, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम बॉडी को मूव करते हो सरफेस के ऊपर तो उन बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल होता है, थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन वंस द बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस, वो पॉइंट्स इतने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते ही नहीं कि उनके बीच में कोई स्ट्रांग बॉन्ड बन सके। जितनी देर में बॉन्ड बनना होता है उतनी देर में वो पॉइंट आगे निकल जाता है, तो बॉन्ड नहीं बनता। जैसे एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी का सरफेस ये है, अब अगर ये यहां पर इसके ऊपर रेस्ट पे रखी है काफी देर से, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब जब आपको इसको पुश करके चलाना है तो आपको इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। बट जब ये इसके ऊपर से पास कर रही है तो ये दोनों इतने टाइम के लिए कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं कि इनके बीच में कोई बॉन्ड बने, तो इसलिए इसको चलाना इजी होता है। इसलिए हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। एक बार शुरू में एफर्ट करना पड़ता है, बट एक बार अगर बॉडी चलना स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ यहां पर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में? अप्लाइड फोर्स, मैंने कितनी फोर्स लगाई, और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में फ्रिक्शन कितना उस बॉडी पे लग रहा है। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाई, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ी। ये हम मतलब स्टार्टिंग में जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही, जब तक उस पर सिर्फ मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट कर रहा है। जैसे पीछे एग्जांपल में हमने 1 न्यूटन करा तो स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन हो गया, हमने 2 करा तो वो भी 2, 3 वो भी 3, 4 करा वो भी 4, 5 करा वो भी 5 से हल्का सा ज्यादा किया। जैसे आपको सिचुएशन बताता हूं, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन है मान लो 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन तक तो आप लगाओगे तो मूव नहीं करेगा, आप उसको हल्का सा पुश कर दो,
मोर देन 5, हल्का सा पुश कर दो, तब वो मूव करने लगेगी, है ना। तो 5 तक क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। ये बढ़ा तो ये भी उतना ही बढ़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ना। मतलब आप हमेशा यही होगा कि अगर आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और बॉडी मूव नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली जो अप्लाइड फोर्स है वही आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है ना। तो दोनों बराबर बराबर चलेंगे, सीधा सीधा बिल्कुल। ये एंगल हमारा कितना होगा, 45 डिग्री। अब यहां पर आते आते दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वाला जो आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया आपका। ये पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद अब ये बॉडी चल पड़ेगी, लेकिन जब वो चल पड़ेगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक बार मूव करने लगेगी तो फिर उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो फिर वो कम हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा इसको कम कर दो, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ही तो है भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू के इंटू एन। जब तक सर्फेसिस सेम है, एक वही बॉडी इसी सर्फेस पे लगातार मूव करती हुई जा रही है, तो म्यू के तो सेम रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन भी सेम रहेगा। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज व्हाट, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। तो उसके बाद ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये लाइन टेढ़ी जा रही है ना, इसको सीधा कर लो। अप्लाइड फोर्स, ठीक। तो ये हमारा क्या है, थोड़ा सा कम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारा पॉइंट क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात आपको। एक बार अब 2-3 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे करते हैं, एक बार समराइज कर लें सारी बातों को, ठीक। तो कंसेप्ट हमारे क्या थे बच्चों, पहला फॉर्मूला हमारे पास था म्यू एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। बट कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट नहीं होता। तो इस फॉर्मूले से म्यू एस इंटू एन से आपको हमेशा क्या मिलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। दूसरा एफ के म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू के इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू एन। और म्यू के आपका होगा म्यू एस से छोटा। अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हो तो बहुत ही बढ़िया है, म्यू के जो है वो म्यू एस से छोटा गिवन होगा। अगर सिर्फ एक वैल्यू दी है म्यू और बोला है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो आप उसी को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी लोगे और उसी को कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी लोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के तो हमने 1-2 क्वेश्चन कर भी लिए थे, काइनेटिक फ्रिक्शन पे फोकस करते हैं हम। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो है 30 डिग्री, और इससे एक बॉडी नीचे आ रही है, मान लो g/4 एक्सेलरेशन से। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको निकालना है म्यू के, हमको क्या निकालना है, म्यू के। तो अब आपको याद होगा इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने आपको सारी फोर्सेस निकालना सिखाई हुई हैं, है ना। याद नहीं है तो पुराने वीडियोस देखो जाके, वहां पे पता चलेगा क्या क्या फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगी। देखो, एक तो देखो, अगर हमको निकालना है इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो मतलब ये जो सरफेस है ये रफ है ना, और बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन कहां लगता है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये हमारा है फ्रिक्शन और ये हमारा है, इधर कितनी फोर्स लगती है, इस तरफ कितनी फोर्स लगती है, इस तरफ फोर्स लगती है mg, याद करो ये क्या है mg, ये वाली होती है mg cos थीटा, mg cos 30 डिग्री, और इधर वाली mg sin 30 डिग्री, और एक्सेलरेशन है नीचे g/4, और क्या फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन और mg cos 30 डिग्री, ये फोर्सेस है, ठीक है। इसको ऐसे घुमा के मैंने बनाया डायग्राम को,
तो F इंक्लाइंड प्लेन के केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस किसको लेते हैं, जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, और वाई किसको लेते हैं, जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो F हुआ इधर, अब इसको ऐसे घुमा के बना दिया ना ताकि आपको थोड़ा इजी हो देखने के लिए। mg sin 30 इधर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg cos 30 नीचे, और एक्सेलरेशन इस तरफ g/4, यानी ये वाली फोर्स है ज्यादा, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो वर्टिकल वाली है बैलेंस्ड। बस वही करना है हमको। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, ये वाली फोर्स ज्यादा है ना, mg sin 30 डिग्री sin 30 हाफ माइनस इधर वाली यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन g/4। ठीक है, mg/2 माइनस म्यू इंटू n इक्वल टू mg/4। म्यू इंटू n क्या हुआ, म्यू इंटू n हुआ, ये इधर आ गया ना, mg/2 माइनस mg/4। म्यू इंटू, म्यू कौन सा है ये, म्यू के है ना, म्यू इंटू n, n क्या है, n है mg cos 30 के बराबर, क्योंकि वर्टिकली तो कोई मोशन नहीं है तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी। तो म्यू के इंटू n, mg cos 30, cos 30 इज √3/2, 4 क्या आएगा, ये 4 एलसीएम आ गया, 2 - 1 mg/4। ठीक, mg से mg कट गया बच्चों, तो म्यू के की वैल्यू क्या आई, म्यू के की वैल्यू आई 1/4 इंटू 2/√3, 2/√3। सो आंसर इज 1/2√3। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 2/√3। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ये सरफेस पे एक बॉडी रखी है, मान लो 5 kg की, और इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाई, मान लो 37 डिग्री के एंगल पे 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4 और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि विल द बॉडी मूव ऑन दिस सरफेस, एंड इफ इट डज मूव ऑन द सरफेस व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या ये बॉडी इस सिचुएशन में इस सरफेस पर मूव करेगी, और अगर ये मूव करेगी तो इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी। देखो, मूव तब करती है बॉडी जब अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो। तो अगर, और किस डायरेक्शन में मूव करना, देखो ये तो ग्राउंड है ना, तो बॉडी मूव करेगी इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स क्या है, देखो 20 न्यूटन की फोर्स इस पे ऐसे लग रही है, 20 न्यूटन की फोर्स, तो इस डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी बराबर। ये एंगल है 37 डिग्री, तो ये होगा 20 cos 37 और ये होगा 20 sin 37। तो 20 cos 37 कितना हुआ, याद करो ट्रायंगल, ये है 37 डिग्री, तो ये होती है साइड 3, 4, 5, cos 37 इज 4/5, 20 इंटू 4/5 16 न्यूटन की फोर्स ये हो गई, और 20 इंटू 3/5 20 इंटू 3/5 12 न्यूटन की फोर्स ये हो गई। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इस पे कितनी फोर्स लग रही है, 16 न्यूटन। तो अगर हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 16 न्यूटन से ज्यादा हुआ तब ये मूव नहीं करेगी, और अगर हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 16 न्यूटन से कम हुआ तो ये मूव करेगी। तो हम चेक करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs क्या होता है बच्चों, Fs होता है μs इंटू n। वर्टिकल में क्या क्या फोर्सेस है जरा देखो, इस पे नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे, क्या सिर्फ इतना ही, कहीं इसको मत रट लेना कि n जो है वो mg के बराबर होता है हमेशा, n mg के बराबर कहां होगा, यहां पे नीचे की तरफ एक और फोर्स है ना इस पे 12 न्यूटन की, तो इसको उसको बैलेंस करना पड़ेगा।
एन किसको बैलेंस कर रहा है? वेट और इस 12 न्यूटन फोर्स को मिला के बैलेंस कर रहा है। सो mg, एन क्या है? mg प्लस 12, म्यू एस कितना है? 0.5, यस, इंटू mg, m कितना है? 5, मान लो g है 10 प्लस 12, सो इट इज 0.5 इंटू 50, 62 का आधा 31 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना है इस पे? 31 न्यूटन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 31 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स कितनी है? 16 न्यूटन। तो क्या ये मूव करेगी? ये मूव नहीं करेगी। अब इस क्वेश्चन का हम एक और पार्ट बना दें कि मान लो अब इसमें ये पूछा है कि अगर ये मूव नहीं करती है तो बताओ इस पर फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है। तो देखो 31 न्यूटन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है जो एक्ट कर सकती है फ्रिक्शन की, लेकिन एक्ट कितनी करेगी? अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम है तो फ्रिक्शन भी उतना ही होगा जितनी अप्लाइड फोर्स है। सो इन दिस सिचुएशन फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 16 न्यूटन, इस तरफ 16 न्यूटन। अब तुम ये फोर्स बढ़ाते जाओगे, ये 17, 18, 19, 20 बढ़ता गया, ये बॉडी मूव नहीं करेगी जब तक ये 31 न्यूटन नहीं हो जाता। 31 न्यूटन के बाद हल्का सा पुश करोगे, बॉडी जो है वो मूव करने लगेगी। ठीक है, मान लो, चलो क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, मान लो ये 200 न्यूटन है। अगर ये 200 न्यूटन है तो ये कितना हो जाएगा? 160 न्यूटन। बदल दिया हमने क्वेश्चन। और ये कितना हो जाएगा? 120 न्यूटन। क्या अब मूव करेगी? अब चेक करते हैं हम जरा, इसमें 120 ऐड करो, 50 प्लस 120 170, 170 का आधा, 170 का आधा कितना होगा? 85 है ना। 85 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स 160, 85 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स 160। तो नेट फोर्स कितनी हुई? मैक्सिमम फोर्स कितनी आ रही है फ्रिक्शन की? 85 न्यूटन, जबकि अप्लाइड फोर्स है 160। तो 160 माइनस 85, 60 और 70, 75 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 160 माइनस 85, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इन दिस केस बॉडी विल मूव ऑन दिस सरफेस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये करने हैं आपको। समझ में आ गई बात? इसी तरह के है। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन पे एक और क्वेश्चन करके खत्म करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो यहां पर एक बॉडी है 2.5 kg की, और गिवन है कि जब हम इस पे 15 न्यूटन तक की फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर हम इस पे 15 न्यूटन तक की फोर्स लगाते हैं तो ये मूव नहीं करती, लेकिन 15 के बाद हल्की सी भी फोर्स बढ़ाएं तो ये मूव कर जाती है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि 15 न्यूटन क्या है? 15 न्यूटन है लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा है। और बोला है कि 15 न्यूटन पे इसको हल्का सा पुश करने पर ये बॉडी मान लो 10 मीटर ट्रेवल करती है पहले 5 सेकंड में। बॉडी 15 न्यूटन तक तो नहीं मूव करती, 2.5 kg की बॉडी 15 न्यूटन तक तो नहीं मूव करती, बट 15 न्यूटन के बाद हल्का सा भी पुश करने पे मान लो 10 मीटर मूव करती है 5 सेकंड में। फाइंड म्यू एस एंड म्यू के, ये हमको बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटिंग फोर्स कितना है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 15 न्यूटन। पहला पार्ट करते हैं इसका। एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन से, ये है 15, म्यू एस हमें निकालना है। वर्टिकल में फिलहाल कोई मोशन नहीं है तो एन इक्वल टू एम जी होगा। एम है 2.5, जी ले लो 10, तो म्यू एस आ जाएगा 15/25, यानी कि 3/5, यानी 0.6। म्यू एस कितना आ गया? 0.6। सिंपल। अच्छा, सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या बोला है कि जब इसको इससे ज्यादा फोर्स से धक्का मारा जाता है तो ये 10 मीटर ट्रेवल करती है पहले 5 सेकंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑब्वियसली। तो उसमें इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सेकंड इक्वेशन से निकल आएगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a
टी स्क्वायर, तो 10 इक्वल टू 25/2a, a हो जाएगा 20/25 यानी 4/5 यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये जा रही। ठीक, अच्छा अब क्या सिचुएशन है इस पे, ये इधर जा रही है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। अब वो वाली सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब ये मूव कर रही है इस सरफेस पे, तो इस पे पीछे की तरफ लगेगा कोफिशिएंट ऑफ पीछे की तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा F, इधर F, अब F कितना लग रहा है 15 न्यूटन ना, 15 न्यूटन लग रहा है, 15 न्यूटन से हमने इसको धक्का दे दिया, 15 न्यूटन पे ऐसे बढ़ाते 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 15 न्यूटन पे जाके 15 न्यूटन से धक्का दे दिया इसको हमने, है ना, तब ये मूव करेगी। तो 15 माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, तो 15 माइनस म्यू के इंटू एन, एन है m इंटू जी, 2.5 इंटू 10, 25 इक्वल टू 2.5 इंटू 0.8, तो म्यू के 25 म्यू के इज 15 माइनस 25 इंटू 8 कितना होता है बच्चों 200, और ये 1 2 13, तो म्यू के इज 13/25, 0.0 ये हो गया मेरा 135 52, 0.52। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.52 और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.6। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही है ना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम आया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों, मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, रेस्ट पे है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला, अगर मैक्सिमम नहीं है तो जितनी अप्लाइड फोर्स है वही स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है। किस पे क्या डिपेंड करता है बता दिया। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसको कंटिन्यू करेंगे, फ्रिक्शन के और टॉपिक्स हैं अभी हमारे पास। ठीक है, बाय।